जो है वो 4 ज़्यादा है एज कंपेयर टू द बॉयज। तो बॉयज की वजह से वो ज़्यादा है, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग द दैट्स व्हाई आई ऐड 4 ऑन द बॉयज साइड। मैंने 4 जो है बॉयज वाली साइड पे ऐड किया है ताकि दोनों की क्वांटिटी आपस में बराबर हो जाए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो कि आपके पास जो है लेट इट बी के आपके पास 10 रुपीज़ ज़्यादा है मेरे से, ठीक है। 10 रुपीज़ ज़्यादा है मीन्स मेरे पास 20 रुपीज़ है, आपके पास 30 रुपीज़ है। आपके पास 30 रुपीज़ है, मेरे पास 20 रुपीज़ मीन्स आपके पास 10 रुपीज़ ज़्यादा है। तो अगर मैंने दोनों में बराबर करने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 रुपीज़ और चाहिए। फिर अगर मुझे और 10 रुपीज़ मिल जाते देन बोथ द क्वांटिटी विल बी इक्वल। वही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में आपके बोला है, क्या बोला था उसने, जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है। सो आई ऐड 4 ऑन द बॉयज साइड, मैंने 4 जो है बॉयज वाली साइड पे ऐड कर दिया। नाउ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, दोनों ही आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो x this is plus 5, I will take this on this side, it will become minus, and this plus 4 will become minus 4. So now this is your equation number 2. ठीक है। So you have two equation 1 and 2. You can solve them using your graphical method. आप graphical method से इसको simplify कर सकते हैं and you will get the answer for this thing. ठीक है। चलिए ग्राफ में आपको बना के दिखा देता हूँ कि how to make the graph of this question also, and the graph will be same for rest of the question also. जिसमें भी graphical method आपको आता है कि आप graphical method से इसको simplify कीजिए. All those question will be solved similar like that which I am now going to solve. So from first equation, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x plus y equal to 10. सो आपने क्या करना है, जैसे मैंने कल भी बोला था कि आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फिल अप करना है, ठीक है। आप इधर x फिल कीजिए या y फिल कीजिए, और एक फिल करना है, दूसरा आपने फाइंड आउट करना है। ये आपने 9th क्लास में भी किया हुआ ऑलरेडी, 4th चैप्टर में। द सेम आई विल हियर आल्सो। सो व्हेन y इज इक्वल टू 1, अगर y की वैल्यू आपके पास 1 है, put here x plus 1 is equal to 10, then x is equal to 10 minus 1 will be 9, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। इन द सेम वे आई एम टेकिंग वन मोर वैल्यू, देन y is equal to 4। अब मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू 4 है, नाउ पुट हियर then x plus 4 is equal to 10, then x is equal to 10 minus 4, then x is equal to 6. Now you can see the value of x has come 6, ठीक है। तो आपके पास दो वैल्यू से भी आप कर सकते हैं, 3 वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। 3 से ये होता है कि चांसेस ऑफ मिस्टेक विल बिकम लेस, ठीक है, क्योंकि जब 0 पॉइंट एक लाइन पे आते तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो नाउ यू कैन make a table, and in this table I can write when y is 1, जब y की वैल्यू 1 है तो x मेरा जो है वो 9 आया था। in the same way when y is 4, जब y की वैल्यू 4 आई है तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, that is 6। so I'm writing here 6। तो ये जो आपका पहला बॉक्स टेबल तैयार हो गया है, दिस इज फॉर द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपका टेबल तैयार हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू the second equation, ठीक है। From equation second in the same way, from equation second equation क्या आपके पास x minus y is equal to minus 4, x minus y is equal to minus 4 आपके पास है। अगेन हम वैल्यू पुट करते हैं, when y is equal to 1, I'm not putting the value of y as 1, so put here it becomes x minus 1 is equal to minus 4, then x is equal to minus 4 will be plus 1, and x is equal to minus. You can see the value of x is minus 3. And now again take one more value, when y is equal to 2. अब मेरे y की वैल्यू 2 ले लिए, ठीक है। Now put the value of y in that equation. So x minus 2 is equal to minus 4, and x is equal
equal to -4 plus 2, then x is equal to -2. Now you can see the value of x is -2. Okay. Now again make the table for this equation also. लाइक दिस वन। तो पहले हमारे पास y की वैल्यू 1 है। जब आपने y की वैल्यू 1 फिल की है तो x कितना आपके पास आया है -3। इन द सेम वे व्हेन आई पुट y is 2 then x is -2। ठीक है। नाउ यू कैन सी आई हैव फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर बोथ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस की मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दीस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। आपने ग्राफ पेपर पे करना है। राइट नाउ द ग्राफ पेपर इज नॉट हियर बट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ मोर एक्यूरेट ग्राफ। ठीक है। सो हाँ जी बोलो बेटे। कर सकते हैं, कोशिश कीजिए ऐसी वैल्यू फिल कीजिए आप जो ग्राफ पे प्लॉट करनी हमारे लिए आसान हो। ठीक है। अगर मान लो आप वैल्यू 20 भर देते हो तो y तो तब भी आ जाएगा, आपका x भी आ जाएगा। ठीक है। बट ग्राफ पे प्लॉट करना हमारे लिए मुश्किल हो। ठीक है। इन द सेम वे मान लो अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता है x प्लस y इक्वल टू 100। मान लो यहाँ 100 लिखा होता है, 10 की जगह 100 होता, फिर मैंने x या y इक्वल 1 थोड़ी फिल करनी थी, फिर मैंने पुट करना मल्टीपल्स ऑफ 10 की फॉर्म में फिल करता वैल्यू। लाइक मैं यहाँ 30 फिल करता तो मेरा x 70 आ जाता, या मैं y इक्वल 50 फिल करता तो मेरा x 50 आ जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द दिस वैल्यू, यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू है उस हिसाब से आप वैल्यू को छोटा या बड़ा फिल कर सकते हो। वैसे आप कोई सी वैल्यू लीजिए, ग्राफ आपका बिल्कुल सही बनेगा अगर आपने सॉल्व सही किया होगा उसको, तो ग्राफ डेफिनेटली सही बनने वाला, किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप इस क्वेश्चन में। ठीक है गुरजो। हाँ जी बोलो। यस यस श्योर, यू कैन टेक एनी वेरिएबल। आप x फिल कीजिए, y फाइंड कीजिए, या y फिल कीजिए, x फाइंड कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर ग्राफ एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है। हाँ आपकी वैल्यूज आपके फ्रेंड से डिफरेंट हो सकती हैं बट आंसर मस्ट बी सेम। ठीक है। आंसर कभी डिफरेंट नहीं होता, क्वेश्चन का आंसर जो है वो कभी अलग नहीं होता। ठीक है। अगर आपने अगर किसी को जो भी आंसर है आपका फ्रेंड के या कोई फाइंड कर रहा है आंसर सेम होगा, बट मेथड कैन बी डिफरेंट। ठीक है। मेथड अलग हो सकता है बट द सॉल्यूशन या आंसर वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी नहीं बदलता है इसका। ठीक है। Okay, so now I'm going to draw the graph। जिन बच्चों ग्राफ में प्लॉट प्रॉब्लम है, वैसे आई नो वेरी वेल कि बहुत से बच्चों को पता होगा, बट हम फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंड प्लीज सी हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है। पहली बात, जो आपने x एक्सिस और y एक्सिस जो लेनी है दैट मस्ट टेक ऑन द डार्क लाइंस। आप ग्राफ पेपर की तरफ ध्यान से आप देखोगे ना तो वहाँ पे 3 टाइम्स की लाइन होती है। जो ग्राफ पेपर होता है ना, 3 टाइप्स की उसके अंदर लाइन होती है। एक होती है काफी ज्यादा डार्क नजर आती है, वो दूर से ही नजर आ जाती है आपको। ठीक है। और एक जो है उससे हल्की सी लाइट होती है, वो बिल्कुल मिड में होती है। और एक बिल्कुल लाइट कलर में होती है, वो छोटे छोटे बॉक्स बनाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके ग्राफ पेपर में 3 टाइप्स की लाइन्स नजर आती है। तो जो हमने x एक्सिस या y एक्सिस लेना है दैट मस्ट बी टेकन ऑन द डार्क लाइंस। आपने हमेशा डार्क लाइंस के ऊपर लेना है, ये नहीं जहां मर्जी ले लो, ऐसा नहीं करना, इससे ग्राफ सही नहीं बनेगा और आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है। तो ऑलवेज टेक द x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑन द डार्क लाइंस rather than of anywhere। ठीक है। So first I am drawing here, this is x axis। ठीक है। एंड दिस इज y axis। Okay, and you know this is the origin। Now on the dark line आपने जो मार्किंग करनी है 1 2 3 4 वगैरह, that also should be on डार्क लाइंस। आपने डार्क लाइंस के ऊपर ही मार्किंग करनी है, ये नहीं जहां मर्जी कर दीजिए आप। तो अगर आपने डार्क पे पहले डार्क पे की है, ये डार्क पे, तो अगली भी डार्क पे ही जाएगी। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट मान मैंने यहाँ पे लिख किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा x एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड होगी, इन द सेम वे नेगेटिव साइड आगे
will also use -1, -2, -3. ठीक है, नेगेटिव साइड भी मैंने इस साइड पे ले ली है। एंड नाउ आई एम ड्राइंग y एक्सिस। So 1 is here, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरीके से ऊपर भी जा सकते 6, 7, 8, 9 जितना मर्जी आप लिख सकते हो। इन द सेम वे इन द डिनोमिनेटर आल्सो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो आप नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपने पहले ग्राफ पेपर के ऊपर डार्क लाइंस के ऊपर इस तरीके से आपने प्लॉटिंग कर देनी है, विच आई डिड हियर नाउ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो पहले देखिए आपके पास x की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 9 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो जब मेरे पास x की वैल्यू 9 है, x मेरा 9 कहां पे है, यस हियर इज 9। तो x जब 9 है तो y की वैल्यू 1 है, यानी विल बी अप्रॉक्सीमेटली यहां पे। ठीक है, इस तरीके से एंड राइट हियर 1 सॉरी 9, 1। ठीक है, शो द पॉइंट आल्सो, जो पॉइंट है वो भी आपने साथ में शो करना है कि 9, 1। आप पॉइंट के साथ में वहां लिखिए कि ये 9, मेरा 1 है, दैट यू शुड आल्सो राइट। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट होता है कि x की वैल्यू कितनी है 6, y कितना है 4। तो नेक्स्ट पॉइंट इज 6, 4। सो x इज 6, this is 6, y is 4। In the same way I will go forward and here is 6, 4। ठीक है, now after drawing these line points I will use my scale। आपने स्केल लेना है और स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, सो ठीक है, इस तरीके से आपने स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है एंड राइट द इक्वेशन आल्सो। इक्वेशन के साथ में मेंशन करो। तो इक्वेशन हमारे पास यहां पे है दैट इज क्या आपकी इक्वेशन, आई थिंक x + y इज इक्वल टू 10। ये थी आई थिंक पहली इक्वेशन आपकी। तो यू विल राइट द इक्वेशन एनीवेयर ऑन द लाइन। ठीक है, आप लाइन पर कहीं भी इक्वेशन मेंशन कर दो। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मेंशन करने के लिए, कई बार क्या होता है कि हम दो ग्राफ ड्रॉ करते तो हमें वहां से एरिया भी फाइंड करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो उस केस में पता होता है कि हम कौन से इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ है वहां पे। दैट्स व्हाई आई सेड कि ऑलवेज राइट द इक्वेशन आल्सो देयर। ठीक है, ओके नेक्स्ट अब हमने इसी तरीके से सेकंड वाला टेबल यूज करते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, x की वैल्यू कितनी है -3, y कितना है 1। सो x इज -3, दिस इज -3, y इज 1, सो इट विल बी हियर। ठीक है, देन x की वैल्यू कितनी है -2, -2, y इज 2 मींस दिस वन। ठीक है, तो अब आपने इसको भी स्केल से इसके पॉइंट मेंशन कर दो -3, 1 एंड दूसरा पॉइंट है आपका -2, 2। नाउ यूज द स्केल एंड ज्वाइन दिस। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो ये ज्वाइन हो रहे हैं। तो ज्वाइन होने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों ही लाइंस आपकी कहीं ना कहीं जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, वहां से आपने एक लाइन खींच के लेके आनी है एंड इट विल टच एट, देखो कहां पे आके टच कर रही है 3 पे, और इधर से ऐसे आपने y पे भी लेके जानी है। तो इट विल बी, ये 6 है तो ये 7 होगा। ठीक है, यू कैन सी इट इज टचिंग द x एक्सिस एट 3 एंड y एक्सिस जो y को टच कर रहा है एट 7। तो y को वो 7 पे टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस the number of boys आपके जो है वो कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दैट विल बी 7, क्योंकि वो 7 को जाके टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यू विल गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी ऐसे कुछ होने वाला है। और इस इक्वेशन की इस इक्वेशन इसकी जो इक्वेशन आप बनाओगे ना, दैट इज जस्ट लाइक ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड ऑफ 3.1।
ठीक है, देखो भाई सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन उसने क्या आइटम यूज की थी, बैट्स बॉल्स। थर्ड में उसने यूज किया एप्पल्स ग्रेप्स। ठीक है, इन द सेम वे 3.2 में वो कह रहा है पेंसिल्स एंड पेन। ठीक है, तो सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से आप बनाएंगे। आप सबसे पहले क्या लेट करेंगे, जो उसने पूछा वही आपने लेट कर लेना है। द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। आपके सबसे पहले जो आपने लेट इसमें करना है दैट इज कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, एंड देन कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेन, दैट वी विल कंसीडर। ठीक है, आपने लेट कर लिया, तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी आपकी, हाँ जी, पेंसिल को हमने x माना था ना, तो इट विल बिकम 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, हाँ जी, सेकेंड इक्वेशन बताओ, आप लोग बताओ क्या बनेगी, सेकेंड इक्वेशन बताइए बच्चों क्या बनेगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही कुमकुम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इन द सेम वे जो पिछली वाली है 3.1 की दोनों सेकंड एंड थर्ड, वो भी इसके जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो जब आप इक्वेशन फ्रेम कर लोगे, आफ्टर दैट सेम यही कुछ करना है जो अभी हमने यहाँ पे किया था। आपने वैल्यूज एक फिल करनी है, दूसरी निकालनी है, अपना टेबल तैयार करना है, और टेबल से आपने फिर ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इन दिस वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेकंड वन। और ये जो क्वेश्चन अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बेटे, इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में जो है एक अद्धा क्वेश्चन जरूर आ जाता होता है हमेशा। जो प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑन दिस प्रॉपर्टी देयर आर सम क्वेश्चन दैट ऑलवेज कम इन द एग्जाम। ठीक है, वो हमेशा ही आपके एग्जाम में जो है आते आते हैं डेफिनेटली। ठीक है, ओके। चलिए, तो कंडीशंस क्या है वो आपके लिए, वो कंडीशंस आपने याद रखनी है, और यही सेम कंडीशन आपको आपकी एक्सरसाइज 3.34 में 4.5 में दोबारा से फिर से मिलने वाली है। सेम यही जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन, यही कंडीशन आपको 3.5 में मिलने वाली है। तो अगर अभी मैं इसको याद कर लूँगे तो आगे जाके आपको वो भी अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन दैट इफ, ओके, उससे पहले हम एक चीज और करते हैं कि आपको इक्वेशंस जो आपकी होती हैं, जो टू वेरिएबल इक्वेशंस होती है वो किस टाइप में होती है वो आप देख लीजिए। दोज इक्वेशन आर लाइक a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, इस फॉर्म में होती है। a1x यानी जो x का कोफिशिएंट है उसको मैंने नाम दिया है a1, और जो y का कोफिशिएंट है उसका नाम मैंने रखा है b1, एंड दैट इक्वल टू c1 मींस कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c1। प्लीज ध्यान रखिएगा, जो x का कोफिशिएंट है दैट इज a1, y का कोफिशिएंट है b1, एंड द रिमेनिंग इसमें x y कुछ नहीं लगा है, दैट यू विल टेक एज c1। आपने उसको c1 का नाम देना है। ठीक है, so this is your first equation. In the same way your second equation will be a2x plus b2y is equal to c2। ठीक है, उसको हम फिर c2 बोल देंगे। a2x plus b2y is equal to c2, उसको हमने c2 का नाम दे देना है। ठीक है, ओके। आफ्टर फाइंडिंग दिस वन, ये आपकी जस्ट एक मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है आपके पास, तो अब कंडीशंस आपने ध्यान से सुननी। वो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अगर आपने a1 upon a2 निकाला है, आपने b1 upon b2 भी निकाला है, एंड दे आर नॉट इक्वल, वो आपस में बराबर नहीं है, अगर वो बराबर नहीं है तो फिर आपके पास कंडीशंस, तीन कंडीशंस होती हैं जो आपने याद रखनी है। वन, ग्राफिकल के अकॉर्डिंग graph will be intersecting line।
ठीक है। तो जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे, द ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आता है तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसा कि अभी हमने पीछे बनाया भी था। हमने जो भी बनाया भी था उसमें आपने देखा था आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था, आपस में क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे को वो, तो दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन टाइप वाला ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, ओके। सेकंड कंडीशन इसमें क्या है? that it have unique solution। यूनिक का मतलब होता है जिस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर हो। ठीक है, यूनिक से मतलब है कि दैट इक्वेशन विच हैज ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही उसमें x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है और इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं उसकी आएगी। ठीक है, दैट इज कंसीडर्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। सो यू कैन राइट हियर यूनिक सॉल्यूशन। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है दैट इज इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, जो थर्ड थिंग है जो आपने याद रखनी है दैट इज नोन एज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट से मतलब है जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कंसिस्टेंट। आप उसको कंसिस्टेंट का नाम देते होते हैं। ठीक है, ओके। सो दीज आर द थ्री कंडीशन फॉर दिस। इस एक के लिए हमारे पास ये तीन आंसर्स हैं। अगर a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और इट इज कंसिस्टेंट, मतलब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। ठीक है, नाउ द सेकंड कंडीशन इज इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ठीक है, आप देखो नॉट इक्वल कहां चला गया आपका, अब फर्स्ट टू इक्वल है, थर्ड जो है वो नॉट इक्वल आपका आ गया है। ठीक है, तीसरा नॉट इक्वल में है, इसमें पहले दो ही नॉट इक्वल में थे। ठीक है, बट इसमें फर्स्ट टू इक्वल है एंड थर्ड जो है वो नॉट इक्वल है। तो अगर ऐसा होता है फिर क्या हमारे पास हो सकता है? देन वी हैव ग्राफ। अगर इसकी मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो जब आप ग्राफ बनाओगे ना इन इक्वेशन का, वो ग्राफ की जो लाइंस है वो आपस में क्रॉस नहीं करने वाली, वो ग्राफ की लाइनें क्रॉस करेंगी नहीं कहीं, दे विल बी पैरेलल, वो पैरेलल में चलेगी आपकी। ठीक है, जितना मर्जी आप उनको एक्सटेंड कर लीजिए, दे रिमेन ऑलवेज पैरेलल, वो हमेशा ही पैरेलल रहने वाली है एंड दैट विल बी द कंडीशन फॉर दिस वन। आप चाहे उसका ग्राफ बना के भी देखेंगे ना तब भी आपके पास पैरेलल ही आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपकी बुक में बना भी हुआ ग्राफ, सी दिस, देखिए ये ग्राफ आपको दिख रहा है ना, आपकी एग्जाम बुक में भी होगा। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है दिस इज पैरेलल, ग्राफ कभी भी आपस में दोनों में नहीं मिलने वाला, जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लीजिए आप, दे विल नेवर मीट ईच अदर। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पैरेलल, ये पैरेलल ग्राफ होता है, इसमें कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, नेवर। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो। सेकंड और क्या हो सकता है, इसमें मैंने बोला था यूनिक सॉल्यूशन कि इसका सिर्फ एक ही आंसर आता है। इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, आंसर नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? अभी मैंने आपको ग्राफ में भी दिखाया कि ग्राफ में वो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? ठीक है, तो उस केस में अगर आपके पास ग्राफ बिल्कुल पैरेलल में जा रहा है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ऑन दैट केस देयर इज नो सॉल्यूशन, वहां पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है दैट इज ऑलवेज नो सॉल्यूशन, उसका कोई आंसर नहीं आता है। ठीक है, एंड थर्ड दैट इज यहां पे लिखा था मैंने कंसिस्टेंट, तो अभी वो कंसिस्टेंट तब होता है जब सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन ही है नहीं हमारे पास, इट मींस दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वी विल राइट इट इज इनकंसिस्टेंट, वो आपका क्या होगा फिर? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, जिन क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं इसमें इनकंसिस्टेंट में कंसीडर करते हैं। रिमेंबर दिस। नाउ द लास्ट वन, लास्ट कंडीशन क्या आपके पास है, और ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी, इन कंडीशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में फाइनल में जरूर आता है, श्योर है कि आने ही आना होता है। सो ये कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए सारी के सारी। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, दैट a1/a2
इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, ऑल आर इक्वल, तीनों ही आपस में बराबर है, इसमें तीनों के तीनों ही आपस में इक्वल है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऑल आर इक्वल, सारे के सारे बराबर है इसमें, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस क्या बनती है, पहली ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो ग्राफ इसका बनता है कोइंसिडेंट लाइन, ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है कि जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगी, दैट इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइन। मींस आपको आपके ग्राफ में आपने दोनों ग्राफ के पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, जब आप सारे पॉइंट जोड़ोगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आपको नजर आएगी उस ग्राफ पेपर में, जब आप सारे पॉइंट्स भी जोड़ दोगे तब भी एक ही लाइन आपको नजर आने वाली है। तो दैट लाइन इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइन। तो नाम से पता लग, को मतलब उसका साथी है, इंसिडेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों लाइनें आपस में जुड़ जाएंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट हर पॉइंट इंटरसेक्ट उसका करेगा। आप ये मत सोचना कि मतलब उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा नहीं, पूरी की पूरी लाइन ही आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी उसमें, ठीक है। दैट इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइन। मैं देखता हूं अगर कोई है हमारे पास कंडीशंस वाली ऐसी ग्राफ, ये बुक में नहीं है, चलो मैं ग्राफ पे यहाँ बता के बताता हूँ। जैसे मान लो आपने ग्राफ बनाया है ना, तो एक आपने ड्रॉ कर दिया, या तो एक पॉइंट ड्रॉ हो गया, तो जब दूसरी आप ड्रॉ करोगे ना वो भी इसी के ऊपर ही आ जाएगी, उसके पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर ही आ जाएंगे, ठीक है। यहां से और हमें ग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन नजर आएगी, तो इसका मतलब ये है कि दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। तो वो जो आपका ग्राफ बनने वाला है, दैट ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड। सेकंड मैंने यहां क्या लिखा है, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपने देखा ग्राफ तो आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जुड़ रहा है, आपस में मिल रहा है, सारा सारा के सारे लाइन आपस में मिल रही है, पूरी पूरी मिल रही है। इट मींस देयर विल बी मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हर पॉइंट हर लाइन आपस में पूरी की पूरी कोइंसिडेंट कर रही है। इट मींस वहां पे बहुत सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं, बिकॉज सारी की सारी लाइन पूरे को एक दूसरे को टच कर रही है। That's why there will be many solutions, ठीक है। So we will write here infinite many solutions, ठीक है। तो वहां पे आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे उस इक्वेशन के, देयर आर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड द थर्ड वन, लास्ट वन, जैसे यहां लिखा था हमने इनकंसिस्टेंट, क्यों लिखा था, बिकॉज नो सॉल्यूशन, और इसमें लिखा था कंसिस्टेंट बिकॉज इट हैज सॉल्यूशन। तो इसमें फिर क्या होगा बताओ, मैनी सॉल्यूशन तो क्या होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हाँ जी बोलो, यस स्टूडेंट, इट विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई इशू नहीं, मैंने बताया कि खुद बोल रहा हूं, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो फिर क्या होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने भी बोला कि मेनी सॉल्यूशन है, चाहे एक सॉल्यूशन चाहे मेनी सॉल्यूशन है, always that will be consistent. So I will write here that it is consistent. ठीक है, so this is the property and these are very much important for you, ठीक है, जो आपने याद करनी है, आप चाहे ये वाला लिखना चाहो ये भी कर सकते हो, ठीक है। और you can also टेक फ्रॉम बुक आल्सो, ठीक है, बट बुक में ये है कि उसने आगे पीछे करके लिखा हुआ है, आप मेरे अकॉर्डिंग अगर याद करोगे तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा इजी लगेगा, अगर आपको बुक वाला इजी लगता तो वो भी कर सकते हो, बुक में भी आपके टेबल बना हुआ है, बट आई थिंक आपको मैंने ये समझाया है तो आपको ये ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। सो you can write this and I will also post this photo in the group also, so you can remember, you can write in your notebooks for this one, ठीक है। एंड टुमारो, आप टुमारो आपके लिए क्या होमवर्क है कि आप सब ने ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। मैं शायद ये पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन,
तो आपने आंसर ये देना है। और क्या पता शायद मैं ये पूछ लूँ आपसे, फिर आपसे पूछता हूँ हाँ भी यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए कल। एंड टुमारो आई विल सी हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न दिस थिंग। ठीक है, और ये एग्जाम में जरूर आना है, मैंने आपको बता दिया अभी से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ एनीवन हैज डाउट फॉर एनीथिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चे बोलो।